हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ। ठीक है, और इसके बाद सिर्फ एक वेक्टर और पार्ट बचेगा और फिर हम अपने जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको कंप्लीट कर लेंगे। आज मैं ग्राफ को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ग्राफ अगर मैं बात करूँ वाई हम ग्राफ को क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके दो ही रीज़न मैं आपको बताऊंगा। एक ये कि आप देखेंगे आगे आने वाले समय में कि ग्राफ की हेल्प से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं हमारे ईजिली सोल्व होते हैं। नंबर दो बात, जब क्लास 11th और 12th में आप फिजिक्स को डील करोगे तो बहुत जगह आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे। तो वहाँ ग्राफ बोल लीजिए, कर्व बोल लीजिए, तो वो कर्व का नेचर कैसा है, उस ग्राफ का नेचर कैसा है, वहाँ पर अगर आप समस्या ना आए, इसलिए भी हम यहाँ पर इसे पढ़ा रहे हैं। तो ग्राफ इज ए कर्व विच शो द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। ये आपने पढ़ा भी हुआ है क्लास 10th में कि ग्राफ में हम क्या करते हैं, दो क्वांटिटी लेते हैं और एक क्वांटिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करके देखते हैं और देखते हैं कि उसका इफेक्ट दूसरी क्वांटिटी पर क्या आ रहा है। क्लियर है बात आपको? यही चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। एक एग्जांपल लेते हैं टायर वर्सेस कार का। तो आपको पता है कि एक कार के लिए कितने टायर लगेंगे, 4, 2 कार के लिए कितने लगेंगे, 8। क्लियर है? तो ये आपको एक रिलेशन दे रहा है किस किस के बीच में, कार और टायर के बीच में, ये ग्राफ। अगर आप इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल लें, यहाँ पर ईयर ले और यहाँ पर ले टर्नओवर। मान लीजिए किसी कंपनी ने एक साल में कितना आपका सेल किया, ये होता है टर्नओवर। तो अगले साल में कितना किया, तो अगर आपको किसी भी कंपनी का 2-3 साल का ये डाटा मिल जाए तो आप देख सकते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, और फिर उस हिसाब से आपको अपने एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। तो ग्राफ आपको बहुत इस तरीके से हेल्प करता है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ ग्राफ की नीड अभी मैंने आपको बताई है कि ग्राफ आपका एक ग्राफ के लिए बहुत अच्छी सेइंग है, ए ग्राफ हैज़ मोर वर्ड देन द 1000 वर्ड। एक एग्जांपल से समझते हैं। बेटा मान लीजिए आप किसी भी एक कार कंपनी के पास गए और बोले कि आपने 3 साल का जो सेल का ट्रेंड है आपका वो दिखाइए, 15, 16, 17 साल का, 17 ईयर का। ठीक है, तो उसने आपको ये दिया, तो आप देख कर ईजिली देख कर बता सकते हैं कि 16 में डिमांड बढ़ी थी और 17 में डिमांड क्या हुई है, कम, और 15 से पहले भी डिमांड क्या थी, ज़्यादा। अब ये बात अगर मैं इसको इंग्लिश वर्डिंग में लिखूं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आप इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। लेकिन ग्राफ आपको एक क्लियर कट आइडिया देता है कि इस साल में इतनी थी, इस साल में इतनी सेल थी। ठीक है, तो कम बिना बोले ही आपको समझाने की ताकत रखता है कौन, ग्राफ रखता है। क्लियर है? अब ग्राफ को पढ़ने के लिए आपको 2 चीज़ों के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस देखनी होगी, ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ तो स्केलिंग है, आपको मैं बता ही चुका हूँ, ये आपको पता ही है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको लिखूँ कि एक साल को मैंने, अगर ये 1 सेंटीमीटर का गैप है तो मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर किसके बराबर लिया है, 1 साल के बराबर लिया है। क्लियर है? तो प्रॉपर स्केलिंग होनी चाहिए किसी भी ग्राफ में। दूसरी बात, एक्स एक्सिस पर किसे रखा जाए और वाई एक्सिस पर किसे रखा जाए। एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं और वाई एक्सिस पर कौन आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कार आपकी टायर के ऊपर डिपेंड करती है, टायर कार के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कार कंप्लीट तभी मानी जाएगी जब उसमें टायर असेंबल हो जाएंगे। तो टायर इंडिपेंडेंट है और कार क्या है, डिपेंडेंट है। आप इंडिपेंडेंट बोल लीजिए या फिर कोज बोल लीजिए, अभी मैं बताता हूँ। और इफेक्ट और डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही बात है। अगर मैं बात करूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाऊं, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊं बेटा, तो आप देखते हैं कि बॉडी मूव करती है, ऑब्जेक्ट मूव करता है, और जब वो मूव करता है तो उसके पास वेलोसिटी आएगी और वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स आया कि या फिर फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया, तो आप कहेंगे कि सर फोर्स की वजह से क्या आया, एक्सेलरेशन। तो कोज क्या है, कोज है फोर्स और इफेक्ट क्या है बेटा, एक्सेलरेशन। तो एक्स एक्सिस पर आप ये भी बोल सकते हैं कि कोज आता है या फिर बोलेंगे क्या आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस पर इफेक्ट बोल सकते हैं या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? इस चीज़ को देखिए आप और नोटिस कीजिए। नेक्स्ट है बेटा आपके पास अब कुछ पर्टिकुलर ग्राफ्स को का नेचर हम देखते हैं। पहला आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपकी क्या होती है, y = mx + c, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है? अगर आपका c 0 होगा तो वो 0 से स्टार्ट होगा, और c की कुछ वैल्यू होगी तो वो y एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट होगा, और c की वैल्यू माइनस में होगी तो वो नेगेटिव y से क्या होगा बेटा, स्टार्ट होगा। ये चीज़ आपको मैं बता ही चुका हूँ। देखिए इसको मैं अगर c की वैल्यू 0 तो क्या लिख सकता हूँ, y = mx,
इसको क्या लिखा, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, और इसको लिखा y इजिकल टू एम एक्स माइनस सी। इस एंगल का टेंजेंट ले लेंगे तो इस पर्टिकुलर जो लाइन है इसका क्या दे देगा, स्लोप दे देगा। अब स्ट्रेट लाइन को कि ये तीनों ग्राफ को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप कार बनाने लग गए हैं, आपकी कार की फैक्ट्री है, ठीक है, और आपने क्या किया, अभी अभी स्टार्ट की है फैक्ट्री, तो आपने जैसे एक कार बनाई तो आप चाहेंगे कि उसके साथ साथ क्या तैयार हो जाए, 4 टायर जो टायर हैं वो तैयार हो जाए। 2 कार के लिए कितने टायर तैयार हो जाएं, 8 टायर तैयार हो जाएं। क्लियर है बात आपको? तो इसमें ना तो आपके पास टायर पहले से ज़्यादा थे, ना ही टायर पहले से क्या थे, कम। तो एग्जैक्टली इक्वल चल रहा है, ये ग्राफ ये शो करने की कोशिश करता है। क्लियर है बात आपको? एक्सेस नहीं है यहाँ पर। अगर मैं एक एग्जांपल समझाना चाहूँ इस ग्राफ को, ये ग्राफ समझाना चाहता है कि कार तो बनकर तैयार है एक, परंतु टायर कितने हैं, 0। तो टायर की आपके पास क्या है, शॉर्टेज है। यहाँ पर अगर मैं ग्राफ देखूँ तो एक्स एक्सिस अगर इस पॉइंट को देखूँ तो ये अगर इसको 4 मानूँ तो टायर तो तैयार हो चुके हैं, परंतु कार कितनी है आपके पास, 0। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा है कि एक्सेस ऑफ क्या है, टायर है। क्लियर है बात आपको? नेक्स्ट है बेटा y इजिकल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, वाई इजिकल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये स्लोप नेगेटिव हो गया है, परंतु इंटरसेप्ट अभी भी क्या है आपका, पॉजिटिव है। ठीक है, तो मतलब ये ऊपर से y से ऊपर से ही चलेगा, ठीक है, और लेकिन इस बार ग्राफ का नेचर कैसे होगा, नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं 2 पॉइंट लीजिए 1 2, तो ये x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x2। ये क्या हो जाएगा बेटा, y1, और ये क्या हो जाएगा, y2। स्लोप आपको पता है क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। x2 तो x1 से बड़ा है, परंतु y2 y1 से क्या है, छोटा, तो इसलिए ये चीज़ क्या आएगी, नेगेटिव। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, माइनस साइन। क्लियर है बात आपको? इसको अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए एक टैंक है, उसको पूरा पानी से भरा हुआ है और आप उसको खाली करना चाहते हैं। एक पंप लगाया आपने, और पंप क्या कर रहा है, 1 लीटर पर मिनट पानी को बाहर निकाल रहा है। क्लियर है बात आप? 1 मिनट में वो कितना निकालेगा, 1 लीटर ही निकालेगा। क्लियर है? तो स्टार्टिंग कुछ वैल्यू है, तो 1 मिनट के बाद मान लीजिए स्टार्टिंग इसमें 100 लीटर है। क्लियर है? तो 1 मिनट के बाद कितना रह जाएगा बेटा, 99। 2 मिनट के बाद 98। तो मतलब हर एक मिनट में 1 लीटर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ आएगा वो बेटा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से y इजिकल टू माइनस एम एक्स माइनस सी हो, मतलब इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव y से स्टार्ट होगा और नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका पैराबोला। पैराबोला बेटा आपका कुछ इस तरीके की इक्वेशन होती है, ए स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। एग्जाम्पल देखिए, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। मान लीजिए ए की जगह मैंने y रख दिया है और b की जगह x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। अगर ऐसा ग्राफ हो तो उसकी शेप ऐसी होती है। इसको याद रखना कैसे आपको, स्क्वायर किस में है, y में, तो सिमेट्री किसके अबाउट होगी, x में होगी। वाई स्क्वायर इज माइनस के एक्स, माइनस साइन का मतलब बस ग्राफ को आप पलटा दीजिए, उस तरफ दूसरी तरफ कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, मतलब स्क्वायर एक्स में है तो सिमेट्री किसके अबाउट होगी बेटा, वाई में। और ये ग्राफ आप समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई है, तो ये नीचे की तरफ क्या होगा, वाई में बनेगा, क्योंकि सिमेट्री वाई में होगी और नेक उल्टी डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? अब आप इस चीज़ को समझिए, ये क्या कहना चाहता है। आप y को 1 पुट कीजिए बेटा इस कर्व में, x भी कितना आएगा, 1 आएगा। y को 2 पुट कीजिए, ठीक है, सॉरी हाँ, y को सॉरी x को 2 पुट, आप x को 1 पुट कीजिए, x को 1 पुट करेंगे y भी कितना आएगा, 1 आएगा। x को आप 2 पुट कीजिए तो y कितना आएगा बेटा आपका, 4 आएगा। देखिए इस ग्राफ से देखिए, अगर x को 1 पुट करता हूँ तो y कितना आएगा, 1। k को अगर 1 ले लेते हैं यहाँ पर, k कितना है बेटा, 1 है। तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मैं x को 1 पुट कर रहा हूँ और k को 1 मान रहा हूँ, तो y 1 आ जाएगा। अगर इसको 2 पुट करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और अगर मैं x को 3 पुट करूं तो y कितना आ जाएगा बेटा मेरा, 9 आ जाएगा। मतलब जो y का बढ़ने का रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्या, x। क्लियर है? एज़ कम्पेयर टू x, जिस तेज़ी से x बढ़ रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से कौन बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है। अब इसको एक एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं, कोरिलेट करने की कोशिश करूं, तो मनी वर्सेस एज लीजिए आप। यहाँ पर एज रख लीजिए और यहाँ पर क्या रख लीजिए बेटा,
मनी, ये वाई है बेटा, ठीक है, यहाँ पर मनी। अगर मान लो आपने अच्छी एजुकेशन ली है तो आपकी जो मनी का बढ़ने का रेट ज़्यादा होगा आपकी एज से, मतलब इस साल जो कमाई की है अगले साल वो उससे ज़्यादा होगी और उससे अगले साल और ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको रियल लाइफ में भी रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं, आप समझ गए होंगे मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर है बात। आपने पैराबोलिक मिरर भी सुना होगा क्लास 10th में, है ना, तो उसकी भी अगर एक मिरर की अगर मैं इक्वेशन बताऊँ मैथमेटिकली तो वो कुछ इस टाइप की होगी, ए स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर आप छत पर खड़े हैं और वहाँ से एक पत्थर को थ्रो करते हैं ऐसे, क्लियर है, ये ग्राउंड है मान लीजिए, तो ये पत्थर कुछ ऐसे नीचे आएगा बेटा, है ना, तो ये वाली शेप भी कैसी शेप है, पैराबोलिक शेप है, क्लियर है बात आपको। नेक्स्ट आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन होती है बेटा एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नोट करेंगे ये एक्स और वाई को कहीं पर भी टच नहीं करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, लेट डिस्टेंस क्या होती है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड को कांस्टेंट रखा जाए, स्पीड को क्या रखा जाए, कांस्टेंट, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, लेट एक दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देखें कि लेट मैं डिस्टेंस को अगर ए से बी 2 किलोमीटर रख दो बेटा, ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट। तो अगर आप यहाँ से 2 की स्पीड से चलें तो आपको कितना समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से 1 की स्पीड से चले तो समय कितना लगेगा, 2 घंटा। बस ये ग्राफ यही बता रहा है, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आपको समय क्या लगेगा, कम, और स्पीड कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। क्लियर है बात आपको। इसी तरीके से मोमेंटम आपने देखा है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मोमेंटम को कांस्टेंट रख दिया जाए, क्लियर है, मान लीजिए एक हैवी गाड़ी है और एक आपकी लाइट गाड़ी है, तो अगर उन दोनों का मोमेंटम सेम है, अगर मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, एक हैवी गाड़ी है और एक लाइट गाड़ी है और दोनों का मोमेंटम सेम है, तो निश्चित तौर से जो हैवी गाड़ी है उसकी स्पीड क्या होगी, अगर यहाँ पर मैं मास रखूँ और यहाँ पर वेलोसिटी रखूँ, ठीक है, इस मोमेंटम वाले एग्जाम्पल के लिए, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम, और जिसकी मास कम है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी या वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये एक्स वाई को टच नहीं करता है और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। आपको समझना है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ घटेगी, क्लियर है, स्पीड बढ़ाई तो टाइम घटा, ठीक है, अब कांस्टेंट डिस्टेंस 2 के लिए अगर स्पीड को घटाया तो टाइम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट है बेटा सर्कल। सर्कल आपका जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्लियर है बात आपको। तो अगर मैं ए स्क्वायर से पूरी तीनों टर्म को डिवाइड कर दूं तो ये फॉर्म भी बन जाती है। इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो आपका एक्स और वाई में जो रेडियस है वो क्या है, ए यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रही है, रेडियस को इंडिकेट कर रही है, क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन आपकी ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स में ए डिस्टेंस और वाई में बी डिस्टेंस, बी रेडियस, क्लियर है। मैं इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, और इसको माइनर रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ए और बी बराबर हो जाएं तो ये वापस क्या बन जाएगा, आपका सर्कल बन जाएगा, है ना। तो इलिप्स शेप तकरीबन अंडाकार शेप होती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स। इस माइनस को मैं नीचे भी ले आ सकता हूँ और 1/e की पावर के एक्स कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो समथिंग की पावर 0 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो y कितना आ जाएगा बेटा, 1। आप देखिए ध्यान से, x को अगर मैं 0 पुट करूँ तो y कितना आ रहा है, 1। अब आप x की कुछ भी वैल्यू बढ़ाते जाओ, क्लियर है। e की वैल्यू तकरीबन होती है 2.7 कुछ, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो अब अगर आपने 1 भी रख दिया, k भी 1 मान लो, x भी 1 मान लो, तो 1/2 तो ये y इस बार पक्का क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। जैसे जैसे x की पावर बढ़ती जाएगी y की वैल्यू घटती जाएगी, क्लियर है बात आपको, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पर y मैक्सिमम होगा और उसके बाद जैसे जैसे x बढ़ेगा y क्या होगा बेटा, घटता जाएगा, क्लियर है। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी है मेरे पास, स्टार्टिंग में n है, क्लियर है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और टाइम 0 है तब।
ठीक है। एक्स एक्सिस पर मैं टाइम पुट कर रहा हूँ और वाई एक्सिस में मैं क्या पुट कर रहा हूँ, क्वांटिटी। टाइम 0 है जब, तो मेरे पास क्वांटिटी कितनी है, n। जैसे ही मान लो कुछ टाइम हुआ, वो क्वांटिटी घटकर आधी हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट 2t में डबल टाइम पर वो उसकी आधी हो गई, n/8। नेक्स्ट टाइम में वो n/8 हो गई। इस तरीके से ये क्या होता जाएगा, चलता जाएगा बेटा। ये एक्स एक्सिस को नहीं छुएगा, क्यों नहीं छुएगा, एग्जांपल देता हूँ। मान लो 100 है स्टार्टिंग में n, 50 हो गया, आधा हो गया, अगले में 25, 25 का 12.5, 12.5 का 6.25, 3.125, ये चलता रहेगा। आप देखोगे बहुत समय के बाद ये जाकर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्लियर है। अब आप कहोगे सर ये तो थोड़ी देर में 0 हो जाएगा। बेटा ये पॉइंट के बाद भी 0 होना होता है, एग्जैक्टली 0 का मतलब। क्लियर है बात। तो ये लंबा चलता जाएगा और एग्जैक्ट 0 आपका बहुत समय के बाद आपको मिलेगा। दिस कवर योर ग्राफ पोर्शन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा वेक्टर। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।